नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी इस साल आप लोगों से यही ब्लेसिंग है, आप लोगों के लिए यही ब्लेसिंग है कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़े, आप लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिस लक्ष्य को आप लोगों ने निर्धारित किया है। यही आशा करती हूँ कि ये साल आप लोगों के लिए खूब सारा आपके जीवन में उल्लास, नई ऊर्जा लेकर के आए और आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़े। बाकी इसी तरह से जैसे आप लोग हमेशा से मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में रेगुलर रहे, इसी तरीके से रेगुलर रहते रहिए। डेली आपने क्लास को अटेंड करिए, आगे बढ़ते रहिए, डेली नई नई चीजें सीखते रहिए। बस यही मेरी आप लोगों से उम्मीद है, यही आशा है। चलिए बात करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स की। देखिए 2023 आ गया है और देखते ही देखते 2022 चला गया। तो तरीके से हम देखिए समय किसी का भी मोहताज नहीं होता है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, समय इसी तरीके से चला जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने समय के साथ समय रहते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी अपने समय के साथ चीजों को पूरा करिए। जो कुछ भी आप लोगों ने सोचा है अपने जीवन में, वो सारी चीजें समय के साथ ही पूरा कर लीजिए और अपने जीवन को फिर उत्साह के साथ बिताइए। ठीक है, तो चलिए बात कर रहे हैं हम 2023 के करंट अफेयर्स को। और आज की क्लास में हम 1 और 2 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा आप लोग को पता है संडे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास ऑफ रहती है। तो इसलिए हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इसी के साथ साथ आप सभी लोग जुड़ जाइए सेशन से। और जिस तरीके से आपको पता है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे आपके दिन वैसे आपके दिन भी क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं किसके, एग्जाम के। तो जल्दी से अपनी सीट बेल्ट टाइट बांध लीजिए और फिर लग जाइए अपने एग्जाम की तैयारी में। ठीक है, तो चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चन आंसर के दौरान जो है बताई जाती हैं, उनको नोट डाउन करिए। रिवीजन भी आप लोग सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जल्दी एग्जाम भी आप लोग के होंगे ही, तो रिवीजन भी स्टार्ट कर लीजिए। बाकी सारे सब्जेक्ट भी जल्दी जल्दी रिवीजन करिए आप लोग। और चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को और बात करेंगे हम आज का सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि 2023 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। काफी चर्चित प्रधानमंत्री रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, और इन्होंने फिर से जो है उस देश के, जिस देश के ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कई बार वहां के प्रधानमंत्री रहे और पुनः वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। करेक्ट आंसर इज ए है। इजराइल के जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू ने शपथ लिया है। ठीक है, और हम बात करते हैं, इन्होंने छठी बार, ठीक है, छठी बार इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। किसने दोस्तों? बेंजामिन नेतन्याहू ने। स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं। इन्होंने देखिए किसका स्थान लिया है, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री वहां के थे यायर लापिड का स्थान इन्होंने लिया है। और अगर हम देखिए वहां पे जो नेसेट है, नेसेट देखिए वहां की संसद को कहा जाता है। पूछा गया है आपके एग्जाम में प्रश्न कि इजराइल की संसद को क्या कहते हैं, तो नेसेट कहा जाता है। और नेसेट की वहां पे 20 सदस्य, ठीक है, 120 सदस्य वहां पे नेसेट है। और वहां पे नेतन्याहू के जो समर्थन हासिल हुआ है, कितना, 64 सदस्यों का समर्थन हासिल हुआ है। और इसी के साथ इन्होंने उनकी जो पार्टी है लिकुड पार्टी, ठीक है, अति रूढ़िवादी सा यूनाइटेड टोरा यहूदीवाद, ठीक है, दूर दराज अटुमा यहूदित धार्मिक जावनी पार्टी और नोआमा, ठीक है, उनके साथ जो है शामिल हुए हैं। ये पूरा गठबंधन के साथ इन्होंने सरकार बनाई है। अगर हम बात करें इजराइल के बारे में, ठीक है, तो आप इजराइल का देखिए, यहाँ पे मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर के ईस्ट में स्थित ये देश है। ठीक है, 1948 में ये अस्तित्व में आया था इजराइल। और फिर उसके बाद हम बात करें, ये इजराइल का मैप है जिसकी सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जॉर्डन से लगा हुआ है, सीरिया से लगा हुआ है, गोलन हाइट वगैरह ये सीरिया का ही पार्ट था जिसको यहाँ पे जो है अधिकार किया इजराइल ने, यहाँ पे जॉर्डन। ठीक है, फिर बात करें इजिप्ट से ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है। और आप देखिए यहाँ पे जो है डेड सी यहीं पे बीच में आपको स्थित दिखाई दे रहा है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये इसके जो है मेडिटेरेनियन के ईस्ट में ये स्थित है। तो इसकी जो एक तरीके से हम सीमा बात करें तो कौन सी है, यहाँ पे महासागरीय सीमा जो है मेडिटेरेनियन सी से लग रही है। राजधानी देखिए यहाँ पे तल अवीव, और देखिए यहाँ पे जेरूसलम। देखिए जेरूसलम जो है इसका दावा करता है इजराइल। और अभी कुछ साल पहले देखा जाए तो यहाँ पे
किसने? अमेरिका ने जेरूसलम को मान्यता दी थी, ऑस्ट्रेलिया में भी दिया था लेकिन उन्होंने इस मान्यता को वापस लिया था। तेल अवीव माना जाता है यहाँ की कैपिटल को, ठीक है, कहाँ पे? इजराइल की। और यहाँ की मुद्रा देखिए क्या है? इजरायली शेकिल। और यहाँ के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हैं और यहाँ की संसद को नेसेट कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इजराइल से भारत के काफी अच्छे संबंध हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री जो भी बने हैं नेतन्याहू जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके बीच में भी काफी घनिष्ठ संबंध है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ये कंट्री इजराइल। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? देखिए यहाँ पे एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है प्रहरी। ये सीमा सुरक्षा जो बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये मोबाइल ऐप है। इसका लोकार्पण जो किया गया है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए अमित शाह जी के पास में दो मंत्रालय, एक तो सहकारिता मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय। तो इनके बारे में बात किया जाए तो ये केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, मोबाइल ऐप है किसका? सीमा सुरक्षा बल का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्रहरी, उसको अभी लॉन्च किया है इन्होंने। और इस ऐप की बात किया जाए तो एक ये अच्छा एग्जाम्पल है किसका? प्रोएक्टिव गवर्नेंस का। प्रोएक्टिव गवर्नेंस क्या होता है? एक ऐसी ऐसा गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं, एक ऐसी गवर्निंग बॉडी जो कि क्या करती है? एक्टिव रहती है किसके प्रति? अपनी जनता के प्रति, अपने लोगों के प्रति। उसे पता होता है कि हमारे लोगों के, हमारे जनता को क्या चीज की आवश्यकता है, उस चीज के प्रति जो सरकार एक्टिव रहती है, जागरूक रहती है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रोएक्टिव गवर्नमेंट। तो ये बात करें जो यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल है, उनकी क्या आवश्यकता है, उन्हें कब क्या चाहिए, तो इन सब चीजों के प्रति ये जागरूकता को दर्शाता है ये मोबाइल ऐप। क्योंकि इस मोबाइल ऐप की बात किया जाए तो ये मोबाइल ऐप जो है निजी जानकारी, जवान जो है, जो सोल्जर्स हैं, जो सिक्योरिटी पे तैनात हैं, उनको जो है उनकी निजी जानकारी, उनके आवास, ठीक है, अपने मोबाइल पर वो निजी जानकारी, आवास, आयुष्मान, सीएपीएफ और छुट्टी, इन सब से जुड़ी सारी जानकारी वो क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं। उन्हें पता रहेगा कि उनकी क्या चीजें हैं, उनको क्या क्या चाहिए, ये सब की जानकारी मिल जाएगी इस ऐप पे। और इसी के लिए इसको कहा गया है भाई, एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रोएक्टिव गवर्नेंस का। तो मेंस में आप ये कुछ पॉइंट डाल सकते हैं। इसमें बात किया जाए तो जीपीएफ, ठीक है, बायोडाटा हो या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण मॉनिटरिंग प्रणाली पर समस्या निवारण हो, या कई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो इनसे संबंधित हैं, ये सब जानकारी जो है इस मोबाइल ऐप पे उपलब्ध होगा। ये सब के माध्यम से जो सोल्जर्स हैं, जो जवान हैं, उनको क्या होगा, ये जो सारे लोग हैं, इनको अपनी जानकारी, सारी चीजें इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। इतना ही नहीं, ये ऐप जो है वो गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। तो सारी समस्या, अगर इनको कोई समस्या है, इनकी आवश्यकता है, इन सबसे चीजें प्रति जो है गृह मंत्रालय को पता होगा। गृह मंत्रालय के द्वारा जो योजनाएं या फिर सरकार के द्वारा जो कुछ भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में भी इनको जानकारी मिलेगी इस ऐप के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रहरी मोबाइल जो है, प्रहरी लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप, ये चीज ध्यान रखिएगा। किसके लिए किया गया है? सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल के बारे में। जब 1965 का युद्ध हुआ तो भारत की सीमा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इस बल को क्या किया गया? बनाया गया, ठीक है। इसकी स्थापना की गई 1965 की जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उसके बाद 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई, ठीक है। बीएसएफ यानी कि स्थापना दिवस 1 दिसंबर। ये जो बल है, पहले देखिए 1971 तक तो जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान, चूंकि अब वर्तमान में बांग्लादेश हो गया है, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश और यहाँ पे पाकिस्तान, इनकी सीमाओं पे ये तैनात है। देखिए अभी भी देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वहां पे बीएसएफ को जो है तैनात किया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पे लगी रहती है। बीएसएफ की बात किया जाए तो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और साथ ही साथ इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो इन्हें देखिए रक्षा की पहली पंक्ति, ठीक है, रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में ये जाना जाता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कहां पे ये? तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पे ये तैनात रहते हैं। 1 दिसंबर 1965 को इनका गठन किया गया था, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ये अधीन आते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौता सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो भाई अभी देखिए, हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रिया और साथ ही साथ साइप्रस देश के दौरे पर हैं और यहाँ पे उन्होंने जो है साइप्रस के साथ कुछ समझौते किए हैं जिसमें रक्षा और सैन्य सहयोग समझौता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखा जाए जो विदेश मंत्री हैं फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, वो 29 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी 2023 ये देखा जाए तो 4 से 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। कौन कौन से भाई? तो इस जो है ऑस्ट्रिया और साथ ही साथ साइप्रस गणराज्य। साइप्रस के यात्रा के दौरान देखा जाए इन्होंने कई सारे ऐसे समझौते किए हैं, कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं जिसमें देखा जाए रक्षा और सैन्य समझौता है, सैन्य सहयोग एक दूसरे के साथ, प्रवासन जो माइग्रेट करके लोग जाते हैं भारत और साइप्रस के बीच में उससे संबंधित गतिशीलता भागीदारी, इस पर जो है आशय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किया है दोनों देशों ने। आशय पत्र के तहत देखा जाए क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो छात्र हैं, जो मान लीजिए कोई छात्र है चाहे वहां से यहाँ से वहां साइप्रस, ठीक है, जो शिक्षाविद हैं, जो पेशेवर है, जो व्यावसायिक लोग हैं, उनकी गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना और बनाने के लिए व्यवस्था सहयोग का समन्वय ढांचा प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अगर देखा जाए ये पहली बार पिछले 27 सालों में डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के इस समय विदेश मंत्री हैं, वो साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री बने हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो काफी लंबे समय के बाद एक आधिकारिक यात्रा की गई है भारत से साइप्रस की तरफ, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। तो साइप्रस की मेडिटेरेनियन सी में स्थित है, तो छोटा सा द्वीपीय देश आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये साइप्रस है। ठीक है, देखिए साइप्रस का तो इतिहास जान लीजिए। साइप्रस देखिए ये भी उपनिवेश हुआ करता था ब्रिटेन का और 1960 में ये क्या हुआ, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद देखिए इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, इसके नॉर्थ में देखिए आपको टर्की दिख रहा है, तुर्की। ठीक है, तो तुर्की ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम जनसंख्या की बात करें साइप्रस की, तो 2 तरह की जनसंख्या, एक तो ग्रीस के लोग, ये जो ग्रीस वाले हैं बहुत ग्रीस के लोग हैं और कुछ तुर्की के लोग हैं। तो ग्रीस जो जनसंख्या है यानी कि बहुसंख्यक आबादी देखी जाए किसकी है दोस्तों, ग्रीस लोगों की है। अल्पसंख्यक आबादी किसकी है दोस्तों, यहाँ पे किसकी कह सकते हैं, टर्की के लोगों की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, 1974 की बात है। 1974 में जो है तुर्की ने आक्रमण कर दिया साइप्रस पे, इसके उत्तरी वाले भाग पे, और आक्रमण कर लिया। और फिर क्या किया कि ये पूरा जो क्षेत्र, उत्तर वाला क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। कहाँ पे दोस्तों, 1983 में। तो उत्तरी क्षेत्र को इसने क्या कहा, तुर्की साइप्रस क्षेत्र का। ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र को जो तुर्की साइप्रस का ये दावा करता है तुर्की गणराज्य, उत्तरी जो साइप्रस है उसको तुर्की गणराज्य बनाया और बोलता है ये भाग जो है ये किसका है दोस्तों, तुर्की का है। और इसको आधिकारिक मान्यता देने वाला एकमात्र पूरे दुनिया में देश तुर्की स्वयं है। और कोई भी देश जो है इसको, इसके उत्तरी भाग को, साइप्रस के उत्तरी भाग को ये तुर्की की भूमि नहीं मानते हैं, लेकिन साइप्रस बोलता है। भारत सरकार भी देखा जाए साइप्रस सरकार को ही मान्यता देती है और यही कारण है कि उन्होंने आधिकारिक दौरा साइप्रस में किया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें ये भूमध्य सागर में स्थित है। इसके देखिए नॉर्थ में कहाँ पे है दोस्तों, तुर्की दिख रहा है आपको, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट ये आपको दिख रहा है। वहीं हम बात करें इसकी कैपिटल की, तो यहाँ पे निकोसिया जो है इसकी कैपिटल है साइप्रस की। यूरो जो है इसका करेंसी है क्योंकि यूरोपीय संघ में शामिल ये देश है। वहीं बात करें कि निकोस यहाँ पे अनास्तासियादेस यहाँ के राष्ट्रपति हैं और ये देखिए 1 मई 2004 को ये यूरोपियन संघ में शामिल हुआ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। अगर बात आ गई तो आप मुझे बताइए यूरोपियन यूनियन में प्रेजेंट टाइम कितने मेंबर हैं। ठीक है, कितने मेंबर्स है प्रेजेंट टाइम, और आप मुझे बताइए कि जो लास्ट मेंबर जुड़ा है रिसेंट में, ठीक है, रिसेंट कहने का मतलब है जब भी, वो कौन सा कंट्री जुड़ा है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे लास्ट मेंबर कौन है। ठीक है, चल तो अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सेना ने कहां पहली 2 मंजिल 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है।
ऑप्शंस आपके सामने दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पहली 2 मंजिल 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, वो गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है, ठीक है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। काफी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि भारतीय सेना ने जो अहमदाबाद कैंट है वहां पे सैनिकों के लिए, ध्यान रखिएगा, अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट ग्राउंड+1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ उद्घाटन किया, ठीक है। तो अगर देखा जाए एक तरीके से ये देश में पहला 3D मकान है, ठीक है, 3D प्रिंटेड मकान है जिसका स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं। और इसकी सबसे शानदार अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये मात्र 12 हफ्ते में यानी कि 12 वीक्स में ही ये मकान बनके तैयार हो गया। इस तरह देखिए तो मात्र 3 महीनों में ये मकान बनकर के तैयार हो गया। इस मकान को जो बनाया गया है दोस्तों, जो आवास निर्माण की इकाई है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के द्वारा, किसके सहयोग से, तो MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से नवीनतम 3D की तेजी से निर्माण करने वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके किया गया है। इसी कारण से मात्र 3 महीने में ये 3D प्रिंटेड मकान तैयार हो गया। कई लेयर में कई तरह के कंक्रीट लगाए गए हैं, कंक्रीट का इस्तेमाल करके कई लेयर में बनाया गया है 3D प्रिंटेड मकान। और सबसे इसमें बात किया जाए, इस आवास की खासियत की बात किया जाए तो ये आपदा प्रतिरोधी क्षमता है, यानी कि इस आवास की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये मकान जो है आपदा रोधी और साथ ही साथ जोन 3 भूकंप क्षेत्रों के नियमों में, ठीक है, जोन 3 जो भूकंप क्षेत्र है, ठीक है, उनके नियमों का पालन करने वाला है, ठीक है, ग्रीन हाउस बिल्डिंग के मानकों का पालन करने वाला है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये मकान जो है, जो जोन 3 के जो क्षेत्र है, जोन 3 में भूकंप जो आते हैं, आने वाले जो भूकंप है उनको सहन करने में या फिर आसानी से सहन कर सकता है कौन दोस्तों, ये मकान, ठीक है। वही बात करें 3D प्रिंटेड में तो नींव दीवारें स्लैब का उपयोग करके गैरेज स्थान के साथ 71 वर्ग की आवासीय इकाई का निर्माण कार्य मात्र 12 सप्ताह में पूरा किया गया है, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ध्यान रखिएगा, काफी चर्चा में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों की, हाल ही में किस संस्था के द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, ये होना चाहिए IMF, अंकडाट के द्वारा, WTO के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? IMF, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसके द्वारा जो है विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया गया है। और ये सब रिपोर्ट्स आपसे पूछी जाती है कि अभी हाल फिलहाल में जो जारी किया गया विश्व आर्थिक आउटलुक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। ये जो आउटलुक है देखिए इसमें क्या बताया गया है कि भारत के लिए, यहाँ पे इस आउटलुक में ये बोला गया है कि भारत के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसकी जो विकास दर का अनुमान लगाया गया था जुलाई के 7.4%, उसको घटा दिया गया है और कितना कर दिया गया है, 6.8% कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो IMF ने भारत के लिए अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो विकास अनुमान को कितना 30 यहाँ पे 60 आधार अंकों से घटाया है। और इसी के साथ जब 60 जो बेस पॉइंट से घटाते क्या हो गया, 7.4 से कितना हो गया दोस्तों, 6.8% हो गया है। एक तरीके से देखा जाए अमेरिका के अलावा, ठीक है, किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुपक्षीय निकाय के द्वारा की गई सबसे बड़ी कटौती, बहुत बड़ी कटौती कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है इस स्पीड से आगे बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में जो IMF के द्वारा जारी किया गया, तो हालिया जो है भविष्यवाणी जून तिमाही में क्या बात की गई है कि जून तिमाही में जो अपेक्षा से कमजोर परिणाम होंगे, भारी मांग की भारी गिरावट, जो भारी मांग है उसकी काफी ज्यादा भारी मांग की अगर बात किया जाए तो उसमें काफी भारी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। मुख्य जो है प्रमुख केंद्रीय बैंकों के द्वारा ब्याज दरों को कड़ा करने की बात भी दर्शाई गई है इस पूरी रिपोर्ट में। तो मांग ही जब नहीं रहेगी, मांग में गिरावट होगी दोस्तों, तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था ऑब्वियसली प्रभाव करेगा। केंद्रीय बैंक के द्वारा ब्याज दरों को सख्त किया जाएगा जिससे कि मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाएगा। तो जब मार्केट में पैसे का फ्लो कम होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो रोजगार का सृजन भी कम होगा। तो ये ओवरऑल देखा जाए ग्रोथ को ही प्रभावित करेगा। इस रिपोर्ट में ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत, माफ करिएगा, किस राज्य सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए भारत की पहली नीलगिरी थर परियोजना को लागू किया है? तो भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना है।
तो कहाँ पे किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है? करेक्ट आंसर सी है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है 5 साल की अवधि के लिए इस परियोजना को शुरू किया। आइए बात करते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तहर, ठीक है, जो कि वहां का राज्य पशु है, इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, इसकी घटती हुई जनसंख्या को जो है पुनः क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इसके आवास को सुरक्षित करने के लिए, आवास का संरक्षण करने के लिए वहां की राज्य सरकार ने, ठीक है, नीलगिरी तहर के जो है संरक्षण के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रगस हाइलोक्रियस के नाम से भी जाना जाता है, इसके संरक्षण के लिए 5 साल की अवधि के लिए भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना को शुरू किया है। 5 साल की अवधि के लिए 2022 से 27 के बीच में इस परियोजना में पूरा जो परिव्यय आएगा, ध्यान रखिएगा, वो 25.14 करोड़ रुपए का आएगा। लगभग 25,000 करोड़ रुपए की पूरा खर्च आने वाला है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य अगर देखा जाए, इस परियोजना का जो मूल लक्ष्य होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नीलगिरी के संरक्षण, ठीक है, इसके आवास के विस्तार और जनता के बीच में जागरूकता फैलाना समर्पित है। बेसिकली जो है इसका जो मूल आश्रय है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो कौन सा आश्रय है? शोला घास के मैदान, ठीक है, शोला घास का मैदान जो थाहर का, जी यार मैं ध्यान रखिए, यहाँ पे जो तहर का मुख्य आवास है, ठीक है, तो इसके जो है आवास को बहाल करना, ठीक है, और उन्हें जो है इन इलाकों में ला करके फिर से बसाना, ठीक है, और वे मूल रूप से जहां ये मूल रूप में रहा करते थे, यानी कि 16 के घास के मैदान, इनको जो है इसी घास के मैदान को संरक्षित करना, ये इनका मूल आवास हुआ करता था। तो बेसिकली इसका यही उद्देश्य है। मूल उद्देश्य की बात करें, मूल लक्ष्य की बात करें तो यही है, और लोगों के प्रति, जनता को जो है इसके प्रति, इसके संरक्षण के प्रति जागरूक करना, यही है किस परियोजना का, तो नीलगिरी तहर परियोजना का उद्देश्य, जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नीलगिरी तहर की बात किया जाए दोस्तों, तो ये तमिलनाडु का राज्य पशु है, ठीक है। इसके बारे में बात किया जाए तो इसे स्थानीय रूप से, नीलगिरी तहर को स्थानीय रूप से क्या बुलाया जाता है? वरायाडू, ठीक है, वरायाडू बुलाया जाता है, और ये पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। अगर हम IUCN के रेड लिस्ट में देखें तो जो संकटग्रस्त प्रजातियों की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में नीलगिरी तहर को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत के वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहीं बात करें इसके बारे में तो जो केरल का अन्नामलाई पहाड़ी में जो राष्ट्रीय उद्यान है एराविकुलम, एराविकुलम कहाँ है दोस्तों? केरल में है। नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी आबादी का घर है। तो देखिए एराविकुलम भी आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो केरल के अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्रों में है ये, ठीक है। चलिए हम बात करें नीलगिरी, तो नीलगिरी का मुझे बताइए, नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये आप मुझे बताइए। चलिए इसी बहाने आप लोग जो है फिजिकल मैप भी खोलिए, पॉलिटिकल मैप बहुत देखे हैं, और आप मुझे बताइए नीलगिरी पहाड़ी का जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप ये दो चीजें जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसे ब्लैक सी ग्रेन पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र समन्वयक नियुक्त किया है? यानी कि काला सागर अनाज पहल के लिए जो संयुक्त राष्ट्र समन्वयक नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा, वो है ए, यानी कि अब्दुल्ला अब्दुल समद दशती। आइए इनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, यूक्रेन और रशिया के युद्ध को एक लंबा समय बीत गया है, लगभग 10 महीने, फरवरी में क्या हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। और इस युद्ध के कारण देखा जाए विश्व में एक तरीके से अनाज का संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि अगर यूक्रेन वगैरह की बात करें तो ये बहुत बड़े अनाज के निर्यातक देश है, बहुत ज्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अनाज को। लेकिन युद्ध के कारण बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, और इसी को, अनाज की कमी विश्व में न हो, इसी को ध्यान रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने ये ग्रीन सी पहल, माफ करिएगा ब्लैक सी ग्रेन पहल शुरू किया है। क्योंकि ब्लैक सी जो सागर है, उसी से होते हुए ये जो जहाजें हैं अनाज से लदे हुए, ये जहाजें उधर से गुजरती हैं, जो अन्य देशों को क्या करती हैं, अनाज उपलब्ध कराती हैं। लेकिन अगर युद्ध के कारण कोई जहाज पे आक्रमण कर दे तो इससे क्या होगा, एक तरीके से अनाज की कमी हो जाएगी। तो एक तरीके से ये क्या होगा कि 2 देश आपस में बैठ करके, जिनमें एक तरीके से बीच में मध्यस्थता करेंगे यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो महासचिव है उनके द्वारा मध्यस्थता की जाएगी, और 3 देश तुर्की और यहाँ पे रूस और यहाँ पे जो है यूक्रेन आपस में समझौता किए कि इस रास्ते से कोई भी जो अनाज से जो जहाजें जाएंगी उस पर किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं होगा। तो यही वो पहल है। तो यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस ने, कुवैत के है ये, ध्यान रखेगा, अब्दुल्ला अब्दुल समद
दहशती उनको जो है ब्लैक सी ग्रीन पहल की क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र समन्वयक नियुक्त किया है। बात करें ये किसका स्थान लेंगे, तो इसके पहले सूडान के अमीर मोहम्मद अब्दुल्ला थे, उनका स्थान इन्होंने लिया है। ब्लैक सी ग्रीन पहल की बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी शुरुआत की गई थी 22 जुलाई 2022 को किया गया था। यूक्रेन, तुर्की, यहाँ पे रूसी संघ और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, ये 3 देश और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस पहल का उद्देश्य देखिए क्या है, काला सागर यानी कि ब्लैक सी पर एक सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारे के माध्यम से अमोनिया सहित अनाज, खाद्य पदार्थ, उर्वरक के यूक्रेन से निर्यात को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाना। यूक्रेन से ये सारी चीजें जो अनाज का निर्यात होता था, जो अमोनिया का निर्यात होता था, खाद्य पदार्थ, उर्वरक जो यूक्रेन से हो करके और ब्लैक सी यानी कि जो काला समुद्र, काला सागर से होते हुए जाते थे, उनको सुरक्षित गलियारा उपलब्ध कराना, यही इस पहल का उद्देश्य था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कौन, ये जो अभी नियुक्त किए गए थे। हाल फिलहाल में एग्जाम में इधर कोई एग्जाम होगा आपसे तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में किस मंत्रालय ने G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन अलायंस? दोस्तों ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आइए बात करते हैं। तो भारत के, जैसा कि आपको पता है 2023 में जो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इंडोनेशिया ने किया था 2022 की, उससे इसने अध्यक्षता ग्रहण किया है भारत ने। और इसी G20 प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, उसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और साथ ही साथ डिजिटल G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस जो है लॉन्च किया है। अगर हम बात करें स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन का उद्देश्य क्या है, देखिए लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है और हम लगातार क्या है डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, उसको जिस तरीके से हम तेजी से अपना रहे हैं, उसके कारण से जो नागरिकों को ऑनलाइन दुनिया में असुरक्षित महसूस होता है, उससे सुरक्षित रहने के लिए लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आप सुरक्षित भी रहिए। किस तरीके से आप सुरक्षित रहेंगे, वही स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन का उद्देश्य है, लोगों को इसी के प्रति जागरूक करना। वहीं हम बात करें डिजिटल इनोवेशन अलायंस की G20 के, तो इसका उद्देश्य क्या है, जो G20 के देश हैं उन देशों के साथ साथ आमंत्रित जो गैर सदस्य राष्ट्र हैं, जो G20 के सदस्य नहीं हैं, उन राष्ट्रों के स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को पहचानना और अपनाने में सक्षम बनाना, ये इसका उद्देश्य है डिजिटल इनोवेशन अलायंस। ठीक है, इसमें देखा जाए ये प्रौद्योगिकियां क्या है, एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एड टेक, फिनटेक, सिक्योर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्कुलर इकोनॉमी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानवता की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, जो ये नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकी है। ठीक है, इनको अपना करके, इनकी पहचान करके। ठीक है, तो ये उद्देश्य था, ध्यान रखिएगा, ये मंत्रालय इंपॉर्टेंट है इसका, स्पेशली स्टे सेफ ऑनलाइन। तो यहाँ पे स्टे सेफ ऑनलाइन, बाकी तो आप ये डिजिटल इनोवेशन तो आप पता कर सकते हैं कि हाँ भाई यही मंत्रालय होगा, कंफ्यूजन आपको यहाँ से होगी, इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? जुआरी नदी देखिए गोवा में है ये, और इसी पर जो है ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ के जो अभी वर्तमान में केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ध्यान रखिएगा गोवा के जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस ब्रिज की बात करें दोस्तों तो ये देश का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8वां लेन ब्रिज है। ठीक है, ये केबल वाला है, केबल के माध्यम से ये ब्रिज जो है अपने आप को बैलेंस करता है। इस ब्रिज की बात किया जाए दोस्तों, इस पुल की बात किया जाए तो ये कितना लंबा है, 13 किलोमीटर और 20 मीटर ये लंबा है। 8 लेन का ये पुल उत्तरी गोवा को किससे जोड़ता है, दक्षिणी गोवा को। ठीक है, नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से कनेक्ट करता है। और ये किस नदी पर स्थित है, जुआरी नदी पर ये पुल स्थित है और इसका निर्माण कार्य 2016 में शुरू हुआ था और माना जा रहा है कि अप्रैल 2023 में ये पूरी तरीके से कार्यरत हो जाएगा जुआरी ब्रिज। हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, चूंकि ये देश का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन ब्रिज है। मैंने ही आप लोग को पढ़ाया था, जो लोग रेगुलर क्लास में होंगे उनको मैंने बताया था देश का पहला सबसे लंबा केबल ब्रिज जो था वो बनाया गया है
उद्घाटन हुआ था। आप मुझे बताइए, जो बच्चे रेगुलर है वो बता लेंगे कि कौन सा पहला जो है सबसे लंबा केबल वाला जो है ब्रिज कौन सा है, आप मुझे बताइए। ठीक है, आते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, तो वीडियो को पॉज करके कोशिश क्या करिए, आंसर दीजिए आप लोग। तो कोनेरू हम्पी, ठीक है, कोनेरू हम्पी ने जीता है। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने, जैसा कि आपको पता है, फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज, यहाँ पे ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जो 2022 का आयोजन हुआ है अलमाटी में हुआ है, कजाकिस्तान के अलमाटी में। और 30 दिसंबर को जो कोनेरू हम्पी है, उन्होंने महिला वर्ग में भारत का पहला सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, पहले स्थान पे दोस्तों कौन था, अगर हम बात करें तो 12.5 अंक के साथ जो कजाकिस्तान की विजेता बनी है ये बीबिसारा बालाबायोवा। ठीक है, ये जो मात्र आधे अंक से आगे थी और आधे अंक के साथ इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके इसके पहले जो कोनेरू हम्पी, इन्होंने 2019 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने जीती थी। अगर हम यहाँ पे जो अलमाटी कजाकिस्तान में जो इस साल का फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप हुआ है, इसके जो पुरुष वर्ग में जो विजेता रहे हैं वो मैग्नस कार्लस जो रहे हैं, कार्लसन रहे हैं विजेता, ध्यान रखिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं फीडे के बारे में। देखिए यहाँ पे ये फ्रेंच वर्ड में इसका फुल फॉर्म है। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना का, तो 20 जुलाई 1942 को 20 जुलाई 1942 को इसकी स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड का शहर है। और इस वर्तमान में अध्यक्ष देखिए क्या है, अर्कडी, यहाँ पे अर्कडी ड्वारकोविच जो है यहाँ के ये अध्यक्ष है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि 30 दिसंबर को राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। देखिए पश्चिम बंगाल में दिखाया गया, पश्चिम बंगाल ने अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, 30 दिसंबर को। वही बात करें जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके सीईओ नियुक्त किए गए हैं, किसे, भास्कर बाबू बने हैं। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर हैं जिनका जो है 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, पेले। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सनालिटी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 के लिए भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कौन से, सूर्य कुमार यादव को किया गया है। अंतिम हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि इंडियन बैंक ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाहकार कार्यक्रम जिसका नाम है MSME प्रेरणा शुरू किया है। किसने, राजस्थान में से शुरू किया है, इंडियन बैंक ने। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किस बैंक ने MSME प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा इंडियन बैंक ने शुरू किया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की और क्वेश्चंस आंसर भी मैंने आपसे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे। उम्मीद है आप सब लोग उसका आंसर करेंगे। बाकी डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करें और अपने जो है डेली इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि एग्जाम भी बहुत पास है। तो लग जाइए अपने प्रिपरेशन में जोर शोर से। बाकी फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे happy।